दूसरा इसमें देखते हैं बेटा, डार्विनवाद। क्या है डार्विनवाद बेटा? देखो, एक वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इनका जन्म जो है 1809 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1809 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ये एक जो है, जो डार्विन थे बेटा, इन्होंने क्या किया, लगातार 5 सालों तक एक जहाज, एक पानी का जहाज था जिसका नाम था HMS बेगल। देख रहे हो ना, HMS बेगल। इस जहाज से ये निकले कब? 27 दिसंबर 1831 को निकले और 20 अक्टूबर 1836 को वापस आए। यानी लगभग ये 5 सालों तक समुद्र के मार्ग से ये सफ़र करते रहे। और इन्होंने कहाँ से कहाँ तक सफ़र किया बेटा? ये दक्षिणी अफ्रीका में घूमे, दक्षिणी अमेरिका में घूमे, ऑस्ट्रेलिया में घूमे, गोस द्वीप में भ्रमण किया। और इन्होंने भ्रमण करके इन्होंने किया क्या? ध्यान देना, इन्होंने भ्रमण करने के साथ किया क्या? तो ये जो है भ्रमण के दौरान जगह जगह पर रुक कर क्या करते थे? प्राकृतिक अध्ययन क्या करते थे? वहां के प्राकृतिक के बारे में क्या करते थे? अध्ययन करते थे। और उस अध्ययन के द्वारा विकासवाद या जैव विकास का अति सुंदर तथा सरल विधि से प्रमाण सहित व्याख्या किया। क्या बताया गया कि ये लगातार 5 सालों तक समुद्री मार्ग से एक देश से दूसरे देश घूमते रहे। और वहां पे घूमने के बाद उन्होंने क्या किया कि वहां के प्राकृतिक का अध्ययन किया। और उसी प्राकृतिक अध्ययन के माध्यम से इन्होंने क्या बताया? बहुत अच्छे तरह से इन्होंने विकासवाद या जैव विकासवाद का अति सुंदर और सरल विधि द्वारा प्रमाण सहित क्या किया? व्याख्या किया। अब इनका डार्विन ने अपने वैलेस के संयुक्त नाम से प्राकृतिक चयनवाद की परिकल्पना को छपवाई। यानी इन्होंने क्या किया? इन्होंने कह रहा है कि डार्विन ने अपने तथा बैलेस के, एक वैज्ञानिक और थे बैलेस के नाम से प्राकृतिक चयनवाद, ध्यान रखना, प्राकृतिक चयनवाद की कल्पना को क्या किया था? छपवाया था। इनकी एक प्रकाशन आई थी जिसका क्या नाम था? प्राकृतिक चयनवाद की परिकल्पना। इसमें किनका किसका था? इनका खुद का था। और एक और वैज्ञानिक का नाम था, क्या था? बैलेस। इस संयुक्त रूप से इन पे इन्होंने क्या किया था? प्राकृतिक चयनवाद का परिकल्पना को क्या किया था? छपवाया था। जैव विकास की जैसी व्याख्या डार्विन ने की, वैसे ही व्याख्या अल्फ्रेड रसेल वैलेस ने भी दी। जिस प्रकार से जैव विकास के बारे में व्याख्या किसने किया? डार्विन ने किया। ठीक उसी प्रकार का व्याख्या किसने किया था? वैलेस महोदय ने भी किया था। या वैलेस ने भी किया था, एक या और थे अल्फ्रेड रसेल वैलेस, यानी उनका पूरा नाम क्या था? अल्फ्रेड रसेल वैलेस। इसीलिए बेटा, इसीलिए जो इनकी क्या हुआ प्रकाशन आई, वो क्या थी? प्राकृतिक चयनवाद की परिकल्पना। प्राकृतिक चयनवाद की परिकल्पना में डार्विनवाद
और रसेल या आपने क्या लिखा वैलेस, उन्हीं का पूरा नाम था अल्फ्रेड रसेल वैलेस। ये दोनों वैज्ञानिकों का क्या था, जैव विकास जो है जो परिकल्पना थी बेटा वह सेम थी। अल्फ्रेड रसेल वैलेस भी एक महान वैज्ञानिक थे। ये भी क्या थे, एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी जहाज से दक्षिण एशिया और दक्षिण अमेरिका घूमे थे। ये भी डार्विनवाद के तरह से ही ये भी जहाज के माध्यम से क्या किए थे, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण एशिया को घूमे थे और घूमने के बाद वहाँ के प्राकृतिक के बारे में क्या किया था, अध्ययन किया था। और इन्हें भी प्राकृतिक चयन आइडिया, इन्हें भी प्राकृतिक चयन का क्या था, आइडिया था। और इस आइडिया को डार्विनवाद को भेजा, जिससे क्या हुआ, डार्विन भी घूमने गए। सबसे पहले तो घूमने कौन गया था, वैलेस गया था। और वह जब घूम के आए कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण एशिया से जब ये घूम के आए और घूमने के बाद से वहाँ के प्राकृतिक जो अध्ययन था उस अध्ययन को किसके पास भेजा, डार्विनवाद के पास भेजा। तो डार्विनवाद ने जब देखा तो उससे प्रभावित हुए और प्रभावित होकर ये भी घूमने का क्या किए, फैसला किए। और फिर 5 साल तक ये घूम के आए। तो ये इनका जो क्या था, अध्ययन था और अपना अध्ययन था, इन दोनों का संयुक्त अध्ययन के रूप में क्या निकलवाया, प्राकृतिक चयनवाद की परिकल्पना दिया। ठीक ना, यानी दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया जिसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं, यानी थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन। क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन। लेकिन जो थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन था बेटा, इसे डिटेल में प्रस्तुत किसने किया, डार्विन ने किया था। इसको डिटेल में प्रस्तुत किसने किया, डार्विन ने किया। और किसमें किया, तो इनकी एक पुस्तक थी, डार्विन की एक पुस्तक थी जिसका नाम था ऑन द ऑर्गन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ऑन द ओरिजिन मीन्स ऑफ नेचर सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन लिख लेना, नेचुरल सिलेक्शन। ये किनकी किताब थी बेटा, डार्विनवाद की थी। और डार्विनवाद जो है इसी किताब के माध्यम से प्राकृतिक चयनवाद की जो है परिकल्पना को डिटेल से बताने का क्या किया, कार्य किया। अब क्या था बेटा इनका प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या था, जरा हम इसको देखते हैं। डार्विनवाद का जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत था, अब हम सीधे लिख लेंगे डार्विन का प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत को मुख्यतः मुख्य जो है 5 बिंदुओं में व्याख्या किया गया है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को डार्विनवाद ने कितने बिंदुओं में बताया है, 5 बिंदुओं में बताया है। पहला है अति उत्पादन। पहला क्या है इसका, इसमें देखोगे पहला जो है अति उत्पादन। इसमें इन्होंने क्या कहा है, ध्यान देना बेटा। इसका अंग्रेजी लिखना हो तो लिख लेना ओवर प्रोडक्शन। डार्विन ने इसमें यह बताया बेटा कि हर जाति के जीव को, ध्यान देना, डार्विन ने इसमें क्या बताया, अति उत्पादन में क्या बताया, इन्होंने यही कहा कि हर जाति के जीव को अपनी संख्या यानी अपनी संतति को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करने की कोशिश करेगी। यानी जितने भी जीव होते हैं वो जीव क्या करते हैं,
अधिक से अधिक, कि जितने भी जीव हैं, डार्विन यही कहते हैं कि जितने भी जीव हैं वह हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपनी संख्या या अपनी संतति को क्या करें, अधिक से अधिक बढ़ाने का कोशिश करें इस पृथ्वी को बने रहने के लिए। यानी पृथ्वी कब बना रहेगा, जब हर जीव जंतु क्या करेंगे, अपनी संतति की संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। दूसरा जो है अस्तित्व के लिए संघर्ष। अगर एक बात बताओ, ध्यान देना, ये बात पता नहीं अति उत्पादन में आप समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अरे सीधी सी बात सुनो, सीधी सी बात, मनुष्य है, हम मनुष्य की बात करते हैं। मनुष्य को इस पृथ्वी पर रहना है, अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, इसकी संख्या हमारी कम न हो, इसके लिए हमें अधिक से अधिक संख्या को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तभी पृथ्वी पर क्या होगा, मनुष्य पाए जाएंगे। जिनकी संख्या कम होगी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो पहला ये अति उत्पादन का मतलब यही था। दूसरा देख लो, अस्तित्व के लिए संघर्ष। अब संघर्ष होता किसके लिए है जीव जंतुओं में, तो आवास और भोजन के लिए। पहली लड़ाई हमारे जितने भी जीव जंतु लड़ते हैं किसके लिए लड़ते हैं, जगह के लिए लड़ते हैं और भोजन के लिए लड़ते हैं। पहला है अंतरजातीय संघर्ष। और ये देखो, ये जो जीव जंतुओं में जो संघर्ष होता है ये 3 तरह का होता है। एक अंतरजातीय संघर्ष होता है, एक अंतराजातीय, देखना, एक अंतराजातीय संघर्ष होता है, एक अंतरजातीय संघर्ष होता है, एक वातावरणीय संघर्ष होता है। जीव जंतुओं में संघर्ष कितने प्रकार का होता है, और संघर्ष किसके किसके लिए होता है, भोजन और आवास के लिए। यही 2 चीजों के जीव जंतु लड़ते हैं कि भाई उनको भोजन मिले और दूसरा क्या हो, रहने के लिए क्या हो जाए, आवास मिल जाए। तो ये लड़ाई कितने प्रकार की होती है जीव जंतुओं में, 3 प्रकार की होती है। एक अंतरजातीय लड़ाई होती है, यानी अंतरजातीय संघर्ष होता है। दूसरा क्या होता है, अंतरजातीय संघर्ष होता है। और तीसरा क्या होता है, वातावरणीय संघर्ष होता है। अब हम समझेंगे अंतरजातीय संघर्ष किसे कहते हैं। यानी देखो, जब एक ही जाति के बीच में, जब एक ही जाति, जैसे मनुष्य का मनुष्य लड़ाई हो रहा है, तो एक ही जात के बीच में लड़ाई होती है तो उसे अंतरजातीय क्या कहते हैं, संघर्ष कहते हैं। अंतरजातीय क्या है बेटा, जब अलग अलग जातियों के बीच में किसके लिए लड़ाई हो रही हो, आवास और भोजन के लिए लड़ाई हो रही हो, तो क्या कहलाएगा, अंतरजातीय। और एक तो है वातावरणीय संघर्ष, यानी वातावरण में तो सभी लोग क्या करते हैं, संघर्ष करते ही करते हैं। यानी एक जाति खुद के जाति से संघर्ष कर रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, बहुजातीय जातियों में संघर्ष हो रहा है, और तीसरा क्या होता है, वातावरणीय संघर्ष हो रहा है। और सारा संघर्ष किसके लिए हो रहा है बेटा, अपने अस्तित्व के लिए हो रहा है, अपने बचाव के लिए हो रहा है कि हम यहाँ पर बने रहें। इसीलिए ना संघर्ष हो रहा है। ये जितनी भी लड़ाइयाँ देखते हो किसके लिए होता है, अपने अस्तित्व को, अपने जो है, अपना जो है पीढ़ी, एक तरह से कहा जाए अपने जाति को बचाने के लिए ये सारी क्या होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तीसरा जो है, तो हम दूसरा देख लिए, पहला अति उत्पादन था, दूसरा क्या था, अस्तित्व बचाना। हाँ देखते हैं तीसरा बेटा, तीसरा देखते हैं विभिन्नताएं और वंशागति। देखो डार्विन का क्या मानना था, विभिन्नताओं और वंशागति से मतलब क्या है कि डार्विन का मानना था बेटा कि अगर कार्बनिक विकास करना है, अगर हमें क्या करना है, कार्बनिक विकास करना है, तो उसमें विभिन्नताएं लानी होगी। डार्विन क्या कहते हैं कि अगर कार्बनिक विकास करना है तो सबसे पहले हमें उसमें क्या करना होगा, विभिन्नताएं लानी होगी, और उसमें जो अच्छी परिवर्तन आए उसे एक पीढ़ी से क्या करना होगा, दूसरे पीढ़ी में ले जाना होगा। यानी उनका मानना था, डार्विन का कहना था कि जब तक कार्बनिक पदार्थों के विकास के लिए हमें पहला काम क्या करना होगा कि कार्बनिक पदार्थों में हमें क्या विभिन्नताएं लानी होगी, और जो उनमें अच्छी विभिन्नताएं आएंगी, परिवर्तन आएंगे, उन्हीं परिवर्तन को एक पीढ़ी से क्या करना है, दूसरे पीढ़ी में ले जाना है। जब इन्होंने इस बात को कह दिया, कौन, डार्विन साहब ने,
इस पे अलग अलग जो अन्य वैज्ञानिक थे वह इनका सीधा क्या करने लगे, आलोचना करने लगे। और उनका मानना था, ध्यान सुनो, आपको पहले सुनो तो सही, उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि आखिर ये जो परिवर्तन, मान लेते हैं कि परिवर्तन लाया गया, परिवर्तन ला भी सकते हैं, लेकिन उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाएंगे कैसे? सवाल ये पैदा होने लगा। बाद में जब उन्होंने, अन्य वैज्ञानिकों ने कहा कि ठीक है डार्विन महोदय, आपने कह दिया कि हम कार्बनिक पदार्थों में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें विभिन्नताएं लाएंगे और उसमें जो परिवर्तन आ रहा होगा, जो अच्छी परिवर्तन आ रही होगी, उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाना है। तो आप पहले ये बता दीजिए कि उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाएंगे कैसे? अब जब इतना सुनना था तो डार्विन महोदय जो हैं चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि मैंने कह दिया। उन्होंने क्या कहा कि मैंने कह दिया, अब कैसे ले जाना है आप लोग समझे। तब दो वैज्ञानिक उस समय आते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने तो बता दिया कि भाई अगर हमें ऐसा करना है तो आप हमें करना होगा, अब कैसे करना है आप रिसर्च करके बताएं, आप रिसर्च करें कैसे करना है। तब दो वैज्ञानिक आए, मेंडल और ह्यूगो डी ब्रीज। मेंडल और ह्यूगो डी ब्रीज ने समझाया, आप लोगों ने देखा था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागति और ह्यूगो ने ब्रिज ने उत्परिवर्तन विभिन्नता का क्या किया था, सिद्धांत दिया था। इसी को ध्यान रखो, इसी को ध्यान में रखकर ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, आपको कौन सा सिद्धांत दिया था, वंशागति का, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे लचड़ा जाती है, उन्होंने कराया था। और एक आए थे कौन, ह्यूगो ब्रिज, जो उत्परिवर्तन में विभिन्नता का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। ठीक है। अब चौथा है योग्यता की उत्तरजीविता। क्या है चौथा, जीविका की उत्तरजीविता। ध्यान रखो, जीविता, उत्तरजीविता। इसमें ध्यान दो बेटा, जो चौथा इनका पॉइंट था, पहला पॉइंट हमने देख लिया अस्तित्व के लिए, पहला हमने देखा अति उत्पादन, दूसरा देखा अस्तित्व के लिए संघर्ष, और तीसरा देखा विभिन्नताएं एवं वंशागति। अब चौथा हमें क्या पढ़ना है, जीविका की उत्तरजीविता। ये क्या है, डार्विन महोदय का मानना था बेटा, ध्यान से सुनो, पहले बताया जा रहा है कि डार्विनवाद, डार्विन जी क्या कहते हैं इसमें, डार्विन महोदय क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि केवल वही जीव योग्य हैं या जीवित रह पाएंगे, यानी वही जीव अपनी योग्यता प्रदर्शित कर पाएंगे या जीवित रह पाएंगे जो वातावरण में अनुकूलित हो पाएंगे, यानी जो वातावरण के साथ क्या करेंगे, समझौता करेंगे, वही अपनी योग्यता को दर्शा सकते हैं या वही क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया था कि प्राकृत में जिराफ जो थे, यानी जब पहले जो जिराफ थे, इन्होंने कहा कि कुछ जिराफ दो तरह के हुआ करते थे। एक ऐसे जिराफ हुआ करते थे जो आकार में छोटे थे, और एक और जिराफ थे जो आकार में क्या थे, बड़े थे। किंतु छोटे पांव और गर्दन के जो जिराफ थे वह वातावरण के साथ अपना योग्यता प्रदर्शित नहीं कर पाए, और नहीं करने की वजह से वो क्या हो गए, इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए। और जो अपना योग्यता प्रदर्शित किया वही जिराफ क्या हुआ, बच पाए। चौथा पांचवा देख लेते हैं, नई जात की उत्पत्ति। पांचवा क्या है,
नई जाति की उत्पत्ति देखो नई जाति की उत्पत्ति क्या है बेटा? इनका मानना था, डार्विन जी का मानना था कि जब जातियां, जो अलग अलग जीवों की जातियां हैं, वह जातियां क्या करेंगी, जब ज्यादा से ज्यादा संतान को जन्म देंगी या उत्पन्न करेंगी तो वह सारे अस्तित्व के लिए क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। क्या करेंगे? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। उनमें क्या होगा, जब संघर्ष करेंगे तो उनके अंदर परिवर्तन या विभिन्नताएं आएंगी और इस परिवर्तन से वे अपने आप में क्या करेंगे, योग्यता लाएंगे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं क्या होंगी, आती रहेंगी। यानी विभिन्नताएं आती जाएंगी और लंबे समय बाद नई जाति की क्या हो जाएगी, उत्पत्ति हो जाएगी। इन्होंने देखो क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब जितने भी जीव हैं वह अपने जातियों में क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी अपने तरह के संतानों को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करेंगे, तो ये जो भी जातियां जन्म लेंगी ये क्या करेंगी, संघर्ष करेंगी और संघर्ष करेंगी और संघर्ष करने से उनके अंदर परिवर्तन आएगा या विभिन्नताएं आएंगी और इस परिवर्तन में वह अपने अंदर क्या करेंगे, एक नई यानी अपनी योग्यता को प्रदर्शित करेंगे और यही योग्यताएं क्या होगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती रहेगी और एक ऐसा समय आएगा कि जिससे एक नई जाति की क्या हो जाएगी, उत्पत्ति हो जाएगी। ये रहा इनका क्या 5 बिंदु। अब जो है डार्विनवाद की क्या हुई, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत की क्या हुई, आलोचना भी हुई। जब कोई नई हम किसी चीज को बताते हैं तो उसकी क्या होती है, आलोचना भी होती है। तो डार्विनवाद की आलोचना क्या थी बेटा, तो डार्विनवाद की आलोचना को देख लेते हैं। इनकी आलोचनाएं निम्न थी। डार्विनवाद की आलोचना क्या थी, निम्न थी। पहला था, डार्विन ने अवशेषी अंगों के बारे में नहीं बताया। डार्विन ने अपने जो है सिद्धांत में कहीं भी अवशेषी अंगों पर क्या किया, अपना सिद्धांत नहीं दिया या इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं, इसलिए इसका क्या हुआ, आलोचना हुआ। दूसरा जो है, डार्विन ने यह बताया कि केवल वही जीवित रहेगा जो फिट रहेगा, पर यह नहीं बताया कि जो है ये सर्वाइवल ऑफ फिट, यानी इस फिटनेस की योग्यता आएगी कहां से। ध्यान देना, इनका आलोचना का पहला कारण था कि इन्होंने क्या किया, अवशेषी अंगों के बारे में नहीं बताया। दूसरा जो है, डार्विन ने यह बताया कि केवल वही जीवित रहेगा जो फिट रहेगा, लेकिन फिट वो कैसे रहेगा इसके बारे में उन्होंने नहीं समझाया, इसलिए इनकी क्या हुई, आलोचना हुई। तीसरा था, ये विभिन्नताएं या वंशागति कैसे आई हैं इसके बारे में भी उन्होंने डिटेल में समझाने का कार्य नहीं किया, इसलिए इनकी ये सिद्धांत का क्या हुआ, आलोचना हुआ। ठीक है, तो ये रहा आपका डार्विनवाद। अब हम सीधे क्या पढ़ेंगे, 9 डार्विनवाद।